जब समय कम हो तो क्या ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी स्पेशली जीके के अंदर। और वो कम समय को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले पढ़ लें तो 100% हो सकता है कि आपके नंबर आ जाए और आपका पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाए। और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए, क्या इतने कम समय में इतना सारा अथाह सिलेबस खत्म हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, एकदम मास्टर टिप्स आपको देने वाला हूं। और बहुत तगड़ी एनालिसिस की है, पिछले 5 साल की पेपर की एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको बोला था कि एक बहुत तगड़ी वीडियो मैं लेके आऊंगा, और आज की वीडियो वही है जिसमें पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मैंने की है कि जीके में कौन सी चीज एग्जामिनर ज्यादा पूछता है और कहां पे आपको जो अपना टाइम है ना ज्यादा देना चाहिए। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो वहां से आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि इस बार ही आप एग्जाम में फोड़ दोगे। आप देखिए कि जीके के अंदर ना ये मैटर कम करता है कि आपको कितना आता है, और ये मैटर ज्यादा करता है कि दूसरे को कितना आता है आपके कंपैरिजन में। आप सोच रहे हो कि ये कैसी बात हुई। जी हाँ, ये ऐसी ही बात हुई जैसे मैं आज आपको बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं कि मान लो कि पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन है जैसे, तो 10 क्वेश्चन मान लो कि हर बच्चे को आते हैं ऑन एन एवरेज। सपोज कर लेते हैं कि आप इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन, या हो सकता है कि 5 क्वेश्चन तक केवल आप पहुंच पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2-2 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप सीधा 10 नंबर पीछे चले जाएंगे उस बच्चे से, है ना। क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको उसके कंपैरिजन में आ नहीं पा रहे हैं, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर कोई अटेम्प्ट कर रहा है। तो समझो इस चीज को कि ये 10 क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10 क्वेश्चन जो है एक अच्छी पोस्ट के लिए तो स्पेशली डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी पोस्ट के लिए वो जो बाकी के 15 क्वेश्चन है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन 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 अगर आपको केवल एक पोस्ट ही चाहिए, सिलेक्शन ही चाहिए, तब ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं आते हैं तो फिर आप उतना ही पीछे चले गए एज कंपेयर टू अदर पर्सन। सिंपल सी बात है, आप एक जंगल के अंदर हैं, आपके पीछे भालू पड़ जाए, शेर पड़ जाए, तो आपको भालू या शेर से तेज नहीं दौड़ना है, आपको अपने उन 4 दोस्तों से तेज दौड़ना है जो ऑलरेडी जंगल में आपके साथ दौड़ रहे हैं। क्योंकि भालू या शेर एक को पकड़ेगा, ऐसा नहीं कि सबको चारों को एक साथ लपेट लेगा। एक बार खा लिया उसके बाद हफ्ते भर का हो गया उसका, वो डेली नहीं खाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि इस पूरी की पूरी रेस में, जंगल में, आपको एसएससी के इस जंगल में सब दोस्तों से तेज दौड़ना है और स्मार्टली दौड़ना है। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे जीके को फास्ट याद करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैं एंड में एक प्रूफ भी आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत काम का रहेगा। स्टैटिक को कैसे करें, करंट को कैसे करें, डेली कितने घंटे जीके को करें, एक एक चीज जो है मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आप देखिए कि मैंने जब पूरे के पूरे लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस की है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो चुके हैं यहां तक की मैं पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, तो मैंने पाया है कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। 955 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। और ऐसा ना पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ही हुआ है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वेटेज को एकदम से बढ़ा दिया गया है। आप देखिए ज्योग्राफी में भी 935 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अगर आपको फर्स्ट नंबर देना है तो हिस्ट्री को दोगे, और दूसरा नंबर देना है तो ज्योग्राफी को दोगे। इसके बाद जो है ना, अगला टारगेट आता है बायो। आप देखिए कि तीसरा नंबर आपको बायो को देना पड़ेगा। बायो के लगभग 600 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये इतने हो चुके हैं रियल में। और पिछले 1-1.5 साल में पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले से ही ऐसा हो रहा था, है ना। बायो के साथ तो फिर ठीक था कि साइंस में पूरी में बायो ज्यादा पूछी जाती थी, लेकिन एक चेंज हुआ साइंस में। पहले केमिस्ट्री बहुत कम पूछी जाती थी, लेकिन आप देखिए 495 क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि फिजिक्स के केवल 250 क्वेश्चन। तो फिजिक्स सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पे है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस के अंदर बायो है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पे पॉलिटी में देखिए आपकी 519 क्वेश्चन, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पॉलिटी जो होती है वो डुएबल होती है, इजी होती है। वहीं पे इकोनॉमिक्स में 486 क्वेश्चन है। यानी कि अगर आपको, आपके पास जब समय कम है ना, तो आपको किस पे टारगेट करना है, हिस्ट्री पे करना है, पॉलिटी पे करना है, ज्योग्राफी पे करना है, और बायो पे करना है। तो ये 4 अगर टॉपिक आप लोगों ने कर लिए तो मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स वहीं से चर्न हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो फिर स्टैटिक और करंट भी संभालेगा कुछ तो, है ना। तो अगर आप देखिए कि बिल्कुल कम समय होता है, तो ऐसी केस में मुझे लगता है कि जैसे अब आपको टाइम सेव करना है, तो जीके के लिए टाइम तभी निकाल पाओगे, है ना। चारों सब्जेक्ट एक दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है करना, तो जीके के लिए तभी टाइम निकाल पाओगे जब मैथ्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स ही सबसे ज्यादा टाइम खाता है। तो मैथ्स को करने के लिए भाई ये देखिए कि ये मैथमेटिक्स की एक बुक है जिसके अंदर 123 सेट लेटेस्ट वाले दिए हुए हैं। आपको अब सारे पेपर नहीं लगाने, वो पॉसिबल किसी भी कीमत पे नहीं है कि आप सारा का सारा मैथ्स कर लें, ये कभी नहीं हो सकता। आप मैथ्स को जितना भी कर लीजिए, अब इतना 1.5-2 महीने में तुम सोचो कि पूरा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप केवल और केवल, मुझे लगता है जो लेटेस्ट पैटर्न के मैं हमेशा बोलता था कि वो जो 150-200 टाइप है वो कर लो, तो ये आप देखिए कि हर टॉपिक के यहाँ पे
टाइप्स आपको कवर्ड है 123 सेट के अंदर, ये कर लो तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये चारों बुक्स आप कर सकते हैं अगर आपको अभी तैयारी करनी है कम समय के अंदर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अच्छा खासा आई थिंक 20-25% का कुछ ऑफ भी है, तो वो आप देख लीजिएगा ऑफ वगैरह का। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जीके को टाइम देना है तो आपको मैथ्स में कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा अपना टाइम, और स्पेशली इंग्लिश और रीजनिंग में भी, तभी आप जो है कहीं ज़्यादा टाइम उसको दे पाएंगे। क्योंकि जीके इतनी आसान नहीं है कि आपने बस इतना सा कर लिया और हो गया। वो अलग बात है कि अभी मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेस्ट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग न्यू है, बिगिनर है, बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये वाली बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी और कोई किताब आपकी काम नहीं आएगी। बहुत सारी हैं किताबें तो, लेकिन वो आपके काम की नहीं है फिर, ठीक है दोस्त। अब आप देखिए कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं हिस्ट्री के अंदर कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया। इन तीनों में से सबसे ज्यादा सवाल कहां से आ रहा है वो भी मैं आपको पूरे की पूरी एनालिसिस बता दूंगा। आप देखिए कि ये सारे के सारे टॉपिक हो गए एंशिएंट के। अब प्री हिस्टोरिक यानी कि स्टोन एज, वो जो पैलियोलिथिक वाला हो गया ना, नियोलिथिक वाला, वो हो गया, और इंडस हो गया। ये दो टॉपिक जो है ना इकट्ठे अगर मैं जोड़ता हूं तो 31 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। वहीं पे वैदिक धर्म के जो क्वेश्चन है वो 26 आ रहे हैं। यानी कि ये दो टॉपिक इसके अंदर जो है अच्छे टॉपिक माने जाएंगे। ये दोनों ही टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जैन धर्म से सिर्फ और 6 सवाल आ रहे हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, अब जो बनाई है न्यू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई है। ये जो है पुराने टाइम के भी लिखे हुए हैं, यानी कि आज से 1-1.5 साल पहले की जो वीडियो थी वो उससे पीछे के 5 साल हो गए ना। अब जो है अब लेटेस्ट के बता रहा हूं, तो पहले इतने इतने क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन अब जो है क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया आपको हिस्ट्री के अंदर, तो वो आपको उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है, बड़ा चीज है ना। और यहाँ पे देखिए कि जैन धर्म के पहले सिर्फ 2 ही सवाल पिछले 4-5 साल में थे, अब पिछले 5 साल में 6 सवाल हैं, तो यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म को आप छोड़ सकते हैं, और अगर करना ही है तो मोटा मोटा कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बुद्धिज्म को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बुद्धिज्म में आप देखिए 23 क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म है, नॉट जैनिज्म यहाँ पे। फिर महाजनपद को छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन मौर्यंस को नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखिए अकेले मौर्यन डायनेस्टी से 38 क्वेश्चन आ रखे हैं, और अभी अगर मैं थोड़े से, मेरे को लग रहा है कि मैंने 2-4 क्वेश्चन कम इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि कुछ मिसलेनियस में थे वो, ठीक है। तो वो मिसलेनियस वाले भी वो जो 4-5 इसमें ऐड कर लेंगे, तो मेरे को लग रहा है 50 के आसपास जो क्वेश्चन है ना वो केवल मौर्यन से आ रखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद वर्धन डायनेस्टी जो हर्षवर्धन वाली कोई ज़्यादा नहीं आ रखे, चोला से भी कोई खास नहीं आ रखे, 19 क्वेश्चन आ रखे हैं। लेकिन वो ओनियन पोनियन जब से आई है ना, पोनियन सेल्वन मूवी, तो तब से जो है ये थोड़ा सा पिक्चर में आ रखा है। और मिसलेनियस तो देखिए उसका कोई इलाज नहीं। मिसलेनियस में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक जो है रैंडम उठा के डाल दिया जाता है, तो वो हम उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे कि अगर आप मिसलेनियस ही करते रहोगे तो फिर तो आपके नंबर कभी भी नहीं आ सकते हैं। आपको हमेशा उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो काम के हैं। आप चोला को करना चाहे स्टार मार्क कर सकते हैं, बस ये जो 4-5 टॉपिक हैं एंशिएंट के अंदर, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। इससे होगा क्या, आपका टाइम सेव होगा। अब ये नहीं होगा कि आप जाके जैन धर्म को लगे पता कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना उसका। आप उसी टाइम में बुद्धिज्म को पढ़ लीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिट आपको देके जाएगा। क्योंकि बात तो वही है ना कि आपको तो ज्यादा चर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने हैं किसी तरीके से। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन की, जो गजनी वगैरह वाली है ना, या फिर आप देखिए कि अपना घोरी वाली है। तो वो जो है उसमें से केवल और केवल 11 क्वेश्चन है, यानी उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। उसमें नॉर्मल सवाल पूछेगा कि गजनी कब आया, गजनी ने कौन से टेंपल को लूटा, ऐसी घोरी का पूछ लेगा, घोरी ने किसको हराया, घोरी को किसने हराया, घोरी का जनरल कौन था। वो छोटे छोटे से सवाल है भाई, वो तो बिल्कुल तुच्छ लेवल के सवाल है, यानी इस पर ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। वहीं पे दिल्ली सल्तनत देखिए, दिल्ली सल्तनत यहां से लेके 2 नंबर पॉइंट से लेके और 7 नंबर पॉइंट तक पूरा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत है, ठीक है दोस्त। तो ये सारा दिल्ली सल्तनत ही है। आप देखिए सारी डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत की है। लगभग मोटे तौर पे 69 बनने, लेकिन मैं 70 लिख रहा हूं, है ना, कुछ एक आध मिसलेनियस में भी होगा। तो 70 क्वेश्चन जो है दिल्ली सल्तनत के हो गए, यानी दिल्ली सल्तनत बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक लेटेस्ट में वीडियो डाली है, मुझे लगता है मैक्सिमम सवाल उस ही वीडियो से फंस जाएंगे। आप हमारी जो लेटेस्ट लाइव वाली सीरीज है ना उसके अंदर जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मुगल पीरियड के देखिए, यहां से लेकर और आप आगे तक चलिए, है ना, यहीं तक नहीं, सिर्फ यहां पे औरंगजेब तक। तो औरंगजेब तक जब आप पूरा काउंट करेंगे तो मुझे लगता है ये मोटे मोटे 75 क्वेश्चन जो है मुगल्स के बन रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे 75 to 80 क्वेश्चन। तो यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जो है ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिख गुरुओं से पिछली बार तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे पिछले 1-1.5 साल पहले से, लेकिन अभी जो है 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगेन थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था। तो ये वीडियो देखिए थोड़ी लंबी होगी, ये डीप एनालिसिस है। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसको तुच्छ लेवल की चीज़ें पढ़नी है या तुच्छ लेवल की चीज़ें सीखनी है तो ये उसके लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए जिनको सच में आप अपना टाइम सेव करना है, ठीक है दोस्त। ये कोई कचरा वीडियो नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिख एम्पायर को आप
छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, सिख गुरुओं को स्पेशली, ठीक है। उसके बाद जो है मराठा एम्पायर की बात करते हैं, तो इससे भी कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे, इसको भी आप ज़्यादा हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये फिर टाइम वेस्ट होगा ना आपका। ऐसे ही आप देखिए कि विजयनगर है और साथ में बहामनी किंगडम है, तो बहामनी और विजय में से अगर देखा जाएगा तो विजयनगर को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। इसके हाए तो 14 ही सवाल हैं, लेकिन फिर वही बात है कि करना है कि नहीं करना वो आपको डिसाइड करना है। विजयनगर में भी जैसे मेन कृष्णदेव राय के ऊपर ज़्यादा सवाल आने के चांसेस रहते हैं, या फिर जो ट्रैवलर्स आते हैं, ट्रैवलर्स को याद कीजिए, उनके जो सवाल हैं ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। यू हैव टू बी टारगेटेड, समझ रखो इस चीज की कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसे तो अथाह है चीजें, सब पढ़ने बैठोगे तो क्या इतने कम समय में इतना कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो अपनी कॉमन सेंस भी तो लगानी पड़ेगी ना भाई मेरे। इसके बाद जो वॉर्स हैं और ट्रीटीज हैं, इसमें से 25 सवाल आ रखे हैं, तो यानी कि जितने भी युद्ध हैं, बैटल्स हैं, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से ये सारा है इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको पूरी खोल के एनालिसिस बता दी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ काम की चीजें हैं। आप देखिए कि जब मैंने अपना पेड कोर्स के अंदर भी है ना, इसी एंगल से सारी की सारी चीज़ें अब मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी तो मॉडर्न पे हम पहुँचेंगे पेड कोर्स में, बट मैं उसमें पूरा का पूरा उसी एंगल से मैंने उसी पर्सपेक्टिव से कवर किया है। मैंने जब एनालिसिस की थी तो मैंने देखा था, पहले ही देख लिया था कि सन 57 की क्रांति से बहुत कम सवाल आ रखे हैं, केवल 9 सवाल आ रखे हैं, है ना। और उससे पीछे जाते थे तो पहले तो इसके 5 ही सवाल आया करते थे, यानी लास्ट वाले 5 ईयर्स के सेट में तो केवल 5 सवाल थे, और इस बार के 5 ईयर सेट में केवल 9 सवाल हैं। और वो सवाल भी मेरे को पता है कि वो क्या क्या पूछेगा, है ना। सीधा सीधा सवाल पता होते हैं, मैं सीधा वो बच्चे को बता दूंगा, तो बस बात खत्म हो जाती है। इसके बाद आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज हैं और साथ में ब्रिटिश की पॉलिसीज, यही लोग तो पॉलिसीज चला रहे हैं ना, वो सारी की सारी, ये इकट्ठा टॉपिक है एक तरह से। तो ये कितना हो गया, 50 ये हो गए, 60 70 और 80 क्वेश्चन अगर इन दो टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो है ना अपने अभी जो पेड में आनी है वीडियो, उसके अंदर मैंने 5 घंटे की वीडियोस केवल और केवल इस 2 टॉपिक पे कवर किया। आप सोचेंगे कि क्यों करिए, क्योंकि इनकी वेटेज इतनी ज़्यादा है भाई मेरे, कि 5 घंटे के अंदर वीडियो है, वो वीडियो है। ऐसे तो याद करने बैठोगे तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन वीडियो में मुझे कहानी और भूमिका बांध के बताना होता है, ताकि आपको क्लास के अंदर सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो केवल आप देखिए कि मैंने उस पर कहीं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, जबकि आप सन 57 की क्रांति वाली वीडियो जब देखोगे आप हमारी, तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि वो सेंसिबल थिंग नहीं है। मेरे को एनालिसिस के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें मैंने की हैं। यानी पहली बार आप देखिए कि किसी ने अगर जीके को एक डिफरेंट डायरेक्शन दी है ना, तो वो हम ही ने दी है, क्योंकि हमने बिल्कुल टेक्निकली जो होता है ना, साइंटिफिकली पूरा चेक करके उसके बाद उसके अंदर हाथ डाला है चीज़ों के। ऐसा नहीं कि यूं ही गधे की तरह कुछ भी करवा रहे हैं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं बैठेगा ना। तो उसी एंगल से आप भी करिए, तो आपका भी जो है अच्छा भला हो जाएगा। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल से केवल 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो कितना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर गांधीयन एरा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए, ऐसी गांधीयन एरा से 41 क्वेश्चन आया, यानी कि ये एक अच्छा टॉपिक है और ईजी भी है, कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं है। तो आप गांधीयन एरा को पढ़ के जाइए। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि रेवोल्यूशनरीज एक अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, मतलब काकोरी कांड से कौन रिलेटेड है। ये तो रेवोल्यूशनरीज की बातें जो है ना, ऐसी रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो ये जो टॉपिक है, अगेन जो है 40 सवाल आए तो जरूरी है ये टॉपिक। इसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसी का एक को पार्ट है। आप चाहें तो करिए, नहीं चाहें तो भी छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं जो, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। इस बार जो है ना एग्जामिनर का इसके ऊपर खास स्पेशल ध्यान है। 80 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, यानी ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, और इससे केवल और केवल देखिए कि 24 सवाल सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस से आ रखे हैं, तो इसका मतलब कि ये भी जरूरी हो जाता है। मुस्लिम लीग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा नहीं पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे में से देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से करने हैं एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। मतलब वो अपनी एनालिसिस है, आपको यहीं से क्लियर होना चाहिए कि ये ब्रिटिश वाला जो है ना, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास समय नहीं है तो आप केवल ये और ये पे भी कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये आपको कोई बताना चाहेगा तब, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि अभी हम और भी सब्जेक्ट्स की करेंगे, सिर्फ इतनी ही एनालिसिस नहीं है। एक और चीज़ देखिए आपकी, अगर आपको देखना है एंशिएंट के कितने क्वेश्चन आए तो 265, मेडाइवल के 299 और मॉडर्न के 391। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा टाइम मॉडर्न पे देना है। आप अगर एंशिएंट का कोई टॉपिक स्किप कर भी देंगे तो कोई चक्कर नहीं है, आप मेडाइवल का कोई टॉपिक स्किप कर दो, सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल को छोड़ के बाकी कोई भी टॉपिक स्किप कर दो, चाहे विजयनगर को स्किप कर दो, चलेगा। लेकिन मॉडर्न का कोई टॉपिक मत स्किप करो। यहां से ये पता लग रहा है कि मॉडर्न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया भाई, ये देखो कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ,
आप ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? यहाँ पे PYQ जो होते हैं, ठीक है, पिछले 5 साल वाले जो PYQ है ना जितने भी, आप वो सारे प्रैक्टिस प्लीज इस पास को लेके कीजिए। ये जो पास प्रो है इसमें सारे के सारा PYQ भी इंक्लूडेड होता है। वैसे तो 500 का GV10 कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्त, तो ये जरूर आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप अगर बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे आपकी चीजें और ज्यादा पक्की होंगी और आप कहीं बेहतर कर पाएंगे, और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो जितने भी लोगों, ये एक जो है मॉक टेस्ट इसको ले लीजिए। और इस बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन क्योंकि इन्होंने डाल रखे हैं तो मैक्सिमम चीजें यहाँ से भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलती है एग्जाम के अंदर, जैसे हमारे कंटेंट से डायरेक्ट मिलती है ऐसी इनके से भी मिलती है, तो ये आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आप नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखो आप बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। जैसे सोलर सिस्टम जो है, इसको आप पढ़ के जाइए, इजी टॉपिक है। देखो दो पर्सपेक्टिव होते हैं टॉपिक को देखने के, कि इजी कितना है और दूसरा है कि उसमें से सवाल कितने आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा भी टॉपिक हो सकता है जो बहुत ही लेंथी हो और उसमें से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और एक ऐसा भी टॉपिक हो सकता है जो बेहद आसान है उसमें से आ रहे हैं। तो आपको बेहद आसान वाले को भी पकड़ना है, ऐसा नहीं करना कि केवल क्वेश्चन के बेसिस पे देख लिया, आसान कौन सा है वो भी देखना है, दोनों चीज़ें देखनी है। इसके बाद एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। पिछले कुछ समय में आप देखिए, पहले जो मैंने लास्ट ईयर के आसपास जो बनाई थी वीडियो, उसमें केवल 16 क्वेश्चन आ रखे थे पिछले 5 साल के, लेकिन अब वाले जो लास्ट 5 ईयर्स जब मैं देखता हूं तो इनमें 61 क्वेश्चन। मैंने बोला ना ज्योग्राफी का एकदम से क्वेश्चन बड़े हैं, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछना शुरू उसने एकदम से अचानक से कर दिया। तो पिछले 1-1.5 साल में देखिए कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस जो है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन से पूछ रहे हैं, यानी कि ये टॉपिक अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसको आपको पढ़ के जाना है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे अपना दिमाग मत खराब करते रहना कि कहीं ये टॉपिक करते रहो, ठीक है। इसके बाद नेबरिंग कंट्री, पहले इससे क्वेश्चन बहुत पूछते थे, एक समय था 7-8 साल पहले, अब नहीं पूछते हैं, तो इसका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप देखिए इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, पूरी ज्योग्राफी एक साइड और ड्रेनेज सिस्टम एक साइड। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है रिवर्स का हो गया, और रिवर्स को आप माउंटेन्स के साथ लिंक करके भी देख सकते हो। तो जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से केवल देखिए कि 162 क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्त, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ही पढ़ जाओ, यानी सारी नदियों का सारा डेटा पढ़ जाओ, तो भी आपका काम हो जाएगा। और अभी देखो एक कमाल की चीज ये हो रही है, आप समझना कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ रहा है, और साथ में बायो को भी। तो ये जो टॉपिक्स है ना, मैंने देखा कि किसी भी किताब ने भी कवर नहीं कर रखे हैं। अभी तो मैं अपनी किताब तो मेरी आने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरी एनालिसिस की दोस्त, तो मैंने अपनी किताब के अंदर तो सब कुछ डाला है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे को कौन से टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से। जैसे अब मैंने जब अपनी बुक बनाई तो मेरे सबसे ज़्यादा पेजेस जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ही लगे बनाने में, और बायो में, है ना, इन 3 में मेरे ज़्यादा पेजेस लगे हैं। और क्यों लगे हैं? क्योंकि वो एनालिसिस उसकी उतनी लंबी है, उतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं, तो मेरे को वो सारे टॉपिक टच करने पड़े अपनी किताब के अंदर, है ना। वो किताब अभी आएगी, उसके बारे में मैं सब बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा, आने वाली है। लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने जब उसके अंदर डाला तो मेरे को वहां से भी एक समझ आई कि सबसे ज्यादा पेजेस तो वही टॉपिक खा रहे हैं। बट आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या कोई और ऑप्शन है? या तो मैं उसमें से छोड़ दूं, बट मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने उन सब टॉपिक्स को डालने की कोशिश की। मैंने सोचा बच्चा खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मैं क्यों डिसाइड करूं कि मेरे को ये टॉपिक डालना है कि नहीं डालना है, मैं तो सब डालूं। तो मैंने हर टॉपिक उसके अंदर डालने की कोशिश की है, समझे। तो एक भी, जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, एक भी चीज छूटी नहीं होगी किताब के अंदर। बहुत तगड़ी चीज आने वाली है, अभी पूरी मार्केट हिलेगी उससे, देखते रहो आप। इसके बाद वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, तो मतलब ही नहीं है कोई करने का। 7 क्वेश्चन पिछले 5 साल में आ रहे हैं, डोंट डू इट मैन। है, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे कहीं इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। आप देखो 50 से ऊपर जिसके भी सवाल आ रहे हैं उनको पहले टच करना है आपको, तो एग्रीकल्चर के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में, पिछले 1-1.5 साल में देखो सीधे सीधे 30-31 सवाल बढ़ गए हैं, समझ रहे हो। आप इनके डिफरेंस से क्या पता लगा सकते हो? इनके डिफरेंस से पता लगा सकते हो कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दोनों डेटा लिख दिए यहाँ। फिर ऐसी सोयल से देखिए कि सोयल से 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरेज सा टॉपिक है। लेकिन वहीं पे वेजिटेशन जरूरी है, वेजिटेशन को कर लेना। वेजिटेशन के 43 आ रखे हैं, और क्लाइमेट भी जरूरी है। इसके जो है 51 टॉपिक आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टॉपिक जो है ना ज्योग्राफी में, इनको पहला निपटाइए। अगर पूरी ज्योग्राफी एक साइड और ये 6 टॉपिक एक साइड, समझ रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ज्यादा बेहतर समझ आएंगी चीजें। अब ज्योग्राफी में बाकी के टॉपिक भी बहुत वास्ट है भाई, बहुत लंबी है ज्योग्राफी, है ना। तो इसमें एक और टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिवीजन, इसको देख लेना, और एक पॉपुलेशन और सेंसस, ये इकट्ठा ही टॉपिक है। इसमें से सवाल बहुत आ रहे हैं क्योंकि सेंसस अभी होने वाला है, तो इस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी हो गया है।
और अगर कोई टॉपिक देखूं तो माउंटेन्स का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वजह से कि बताओ कि कौन से पर्वत से निकल रही है ये नदी, तो वो भी माउंटेन का भी क्वेश्चन बन जाता है एक तरह से। तो माउंटेन को भी आप अच्छे से प्लीज करके जाइए, 53 क्वेश्चन कम नहीं होते। वोल्केनोस को छोड़ दो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी को छोड़ दो, ये बिल्कुल करने का कोई मतलब ही नहीं है। रॉक्स को छोड़ो, क्या करोगे इनको करके भाई मेरे? ऐसे टॉपिक को मत टच करो कि जिसमें समय खराब हो आपका, वो टॉपिक करो जिससे 100% है कि सवाल आने की हाई चांसेस है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी को देखिए, वैसे तो मैं ये बोलता हूं कि आप पूरी पॉलिटी को पढ़ के जाओ, पॉलिटी को मत छोड़ के जाओ, लेकिन फिर भी कई बार बच्चा होता है कि नहीं नहीं मेरे को तो टारगेटेड बता दो। तो ये दो टॉपिक सबसे इजी हैं। ये दोनों टॉपिक जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कब बनाया, कौन सी चीज हमने किस जगह से ली है, फ्रेम कब हुआ, इसकी जो पूरी की पूरी वो बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत आसान है। और इसमें से अगर आप मैं दोनों को जोड़ भी दूं, क्योंकि सेम ही टॉपिक है, तो आप देखिए कितना हो गया, 50 के आसपास, मोटे मोटे तौर पे 49 है, तो 50 के आसपास टॉपिक हो गए। भाई मेरे बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ईजी भी है। इसके अलावा सबसे मेजर टॉपिक तो देखिए इसमें आर्टिकल्स का होता है। आर्टिकल के 128 सवाल हैं, तो यहीं से आपको समझ आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगेन एक इजी टॉपिक है और सीधा सीधा रटने वाली चीज़ है, कुछ भी दिमाग वाली चीज़ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये बेहद आसान है। ड्यूटीज से तो फिर क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन राइट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। फंडामेंटल राइट अगेन जो है ये आर्टिकल से लिंक्ड है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये इकट्ठा ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए कमेटी रिपोर्ट्स को छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रखा है। आप देखिए पिछली बार जब मैंने देखा तब तो एक ही आ रखा था, अब तो फिर जो है 8-10 पूछ लिए, लेकिन बहुत कम आ रही है इसमें। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी स्पेशली जो है न्यू पार्लियामेंट भी बना है सेंट्रल विस्टा, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको सारी की सारी जो है बुक के अंदर तो मैंने सब चीज़ इंक्लूड कर दी है ना, और पेड कोर्स में भी सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो पार्लियामेंट जो है इसके 62 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आप देखिए कि बहुत सारी पोस्ट होती हैं, अब उसमें से आप देखिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान ले कि कोई बच्चा सीएम के ऊपर ही पढ़े जा रहा है पागल की तरह, गवर्नर को पढ़े जा रहा है पागल की तरह, भाई उससे जरूरी तो ये है, ये 3 पोस्ट से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप इनके ऊपर फोकस करेंगे या उन पोस्ट पे फोकस करेंगे जिनके सवाल ही नहीं आ रहे हैं ज्यादा, समझ गए। तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम के बारे में सब पढ़ लो। इसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, बहुत सारी हैं, तो उनके ऊपर सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। बस ये कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 और 3 6 और 7 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ कुछ छिटपुट चीज़ें हैं जो आप छोड़ सकते हैं, जैसे रिपोर्ट्स हो गया, नेबरिंग कंट्रीज हो गया, क्योंकि पॉलिटी इजी है भाई, कंपैरेटिवली इजी है। अगर आप पॉलिटी को छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके नंबर नहीं आएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ट्राई करो कि पॉलिटी को कंप्लीट ही कर लो अगर हो पाए, क्योंकि ज्योग्राफी से कहीं आसान पॉलिटी है दोस्त, समझो इस चीज़ को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी में 22 टॉपिक थे, मैंने केवल आपको 7-8 टॉपिक ही करने को बोला है, लेकिन वहीं पे पॉलिटी में मैंने आपको सिर्फ 2 टॉपिक छोड़ने को बोला है। मैंने बोला कि सब करो उसको, ईजी है वो। ऐसी हिस्ट्री जो होती है बहुत आसान है, जितना कोशिश हो सके आप लपेटने की कोशिश करो चीज़ों को। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको हाईली सिलेक्टिव हो जाना भाई, सारी इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तो ऐसा सब्जेक्ट है कि कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। वो अलग बात है कि मैंने तो अपनी एक 7 घंटे की वीडियो में पूरी इकोनॉमिक्स ही समझा दी, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। चलिए आप क्या कीजिए, अगर आपके पास समय कम है तो इकोनॉमिक्स में मेरे को लगता है कि 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे 111 सवाल अगर आ रखे हैं तो जरूरी है। फिर ऐसी नेशनल इनकम से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये एक जरूरी टॉपिक है, 92 क्वेश्चन इससे आ रखे हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक और दिमाग में था, हाँ ये 5 ईयर प्लान, ये इजी टॉपिक है इसलिए दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन कम है, 27 ही क्वेश्चन है, लेकिन आप समझो कि ये टॉपिक भी छोटा है। 5 ईयर प्लान कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हमें टॉपिक की लेंथ को भी तो देखना है। छोटा सा टॉपिक और 27 क्वेश्चन आ रखे हैं, दैट इज कि बहुत जरूरी है और ईजी है, इसमें से स्कोर हो सकता है आपका, इसलिए बोला है। इसके अलावा आप ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स वाला है ये भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। केवल ये 4 टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका भला हो जाएगा, इकोनॉमिक्स को पूरा करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर जब हम देखते हैं तो मैंने बोला था लगभग टोटल जो है 250 के आसपास ही क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ के जाना चाहे प्री के लिए, ठीक है, मेंस के लिए तो सब कुछ पढ़ के जाना है, मेंस के लिए कुछ मत छोड़ो, लेकिन प्री के हिसाब से अगर आप छोड़ना चाहते हैं इसमें से, तो यानी सिलेक्टिव होना चाहते हैं, तो फिजिक्स में ना 3 से 4 टॉपिक आप पढ़ लो, वो जरूरी हैं। जैसे कि आप देखिए कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 45 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से आ रखे हैं, यानी कि 250 में से 50 सवाल तो भैया इसी के हो गए, समझ रहे हो। 1/5
जो है सीधा सीधा जो है यहीं पे हो गया है, तो ये ज़रूरी है एक सवाल। और इसके अलावा डिस्कवरीज बहुत आसान है कि कौन सी चीज़ किसने डिस्कवर की, और इससे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि ये 2 टॉपिक से ही आपका मैक्सिमम तैयारी होगी फिजिक्स की। समझ रहे हो इस चीज़ को भाई मेरे। और इसके अलावा अगर हम इन डेप्थ टॉपिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 2 टॉपिक जो हैं इनसे कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। फ्लूइड है या नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, रुको रुको रुको, ये फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, ये है फोर्स एंड प्रेशर वाला। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया और ये हो गया, यानी कि आप देखिए कि 70 क्वेश्चन के आसपास जहां से भी आ रखे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ये 2 टॉपिक और ये 2 टॉपिक, तो टोटल 4 टॉपिक्स मुझे लगता है कि अगर आप कर लें, ये 4 टॉपिक अगर कोई बच्चा करके चला जाए, तो आप समझिए कि आपकी पूरी फिजिक्स हो गई। आपको फिजिक्स में बाकी टॉपिक्स की टच करने की जरूरत ही नहीं, केवल इन 4 टॉपिक्स को कर लिया तो इसका मतलब आपकी सारी फिजिक्स हो गई। 70 तो क्वेश्चन ये हो गए, और आप देखिए लगभग मोटे तौर पे 75 के आसपास क्वेश्चन ये हो गए, तो यार आधी से ज्यादा फिजिक्स खत्म हो गई तुम्हारी। समझ रहे हो भाई, बहुत बड़ी चीज है। यही तो एनालिसिस का फर्क होता है। आप बाकी के चैप्टर्स को मत देखो, मत ध्यान दो। अगर आप फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर लाइट एंड ऑप्टिक्स को फिर देख सकते हो, लेकिन अगर टाइम ही नहीं बच रहा है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। आप केवल इतना ही करके चले जाओगे तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर 100% है कि आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं भाई मेरे। तो केमिस्ट्री में देखिए, मैंने आपको बोला था लगभग मोटे तौर पे 500 सवाल जो है पूछे गए हैं, 500 क्वेश्चन। अब ये 500 क्वेश्चन में हमें सिलेक्टिव होना है, तो हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि भैया कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप देखिए कि स्ट्रक्चर और एटम से तो कम ही आ रहे हैं, 23 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आप देखो मेटल, नॉन मेटल और एलॉयज से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको जो है मैं एक बार स्टार मार्क कर लेता हूं। ऐसी एसिड, बेस और साल्ट से जो है इससे 41 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। मेटलर्जी से क्वेश्चन सिर्फ 8 आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना, मेटलर्जी को क्रॉस कर दीजिए, मत पढ़िए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिलेक्टिव थोड़ा सा होना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत बड़ी, तो यहाँ पे सिलेक्टिव अगर होके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। ये आपको अब देखना पड़ेगा, है ना। मैं अपने कोर्स के अंदर सब बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल्ड नहीं हो तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अथाह है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं अपने कोर्स के अंदर तो बताऊंगा, आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पूरी केमिस्ट्री एक साइड और पीरियोडिक टेबल एक साइड। आप ये सब चीज़ें ना पढ़ के जाओ, लेकिन केवल 2 टॉपिक भी पढ़ जाओगे ना, पीरियोडिक टेबल और एवरीडे केमिस्ट्री, तो आपका काम हो जाएगा। इसको डबल स्टार मार्क कर लो। और एक एवरीडे केमिस्ट्री का ये रही, ठीक है। तो डेली में क्या यूज होता है केमिस्ट्री का, उसके 85 क्वेश्चन है, जबकि पीरियोडिक टेबल के आप देखिए 79 क्वेश्चन है। तो ये और ये जो है, अब मैं मोटे तौर पे देखूं तो 160-65 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 टॉपिक से अगर हो रहे हैं, 160-65 क्वेश्चन भैया इन 2 टॉपिक से हो रहे हैं 500 में से, तो और क्या चाहिए आपको। समझ रहे हो, ये 2 टॉपिक ही अपने आप में जो है महान टॉपिक है इसके अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं तो कॉमन नेम्स एक आसान टॉपिक है कि सीधा सीधा अगर आपको कॉमन नेम्स याद हो जाए तो ये, और डिस्कवरीज, ये बहुत इजी टॉपिक है। अब वही है कि आपको समझ रखनी है यहाँ पे कि आप मेटलर्जी पे टाइम मत खराब करो, आप आइडियल गैस लॉ पे मत करो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज में मत करो, आप सॉल्यूशन पे टाइम मत खराब करो, है ना। तो आपको देखना है कि आप कितना समझदारी के साथ यहाँ पे करोगे। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बहुत ज़्यादा समय मत खराब करो, केवल यहाँ पे आपको रदरफोर्ड का मॉडल पता होना चाहिए, है ना, या इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, प्रोटॉन को किसने खोजा, मेन चीज़ अगर आपको पता है तो भी आपका काम हो जाएगा दोस्त। ये इस तरीके से जब हम अप्रोच रखेंगे तो तभी जल्दी हो सकता है, नहीं तो जल्दी नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम बायो पे। बायो के मैंने आपको बताया 600 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अगेन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बायो। लेकिन बायो के अंदर करना क्या क्या, आप देखिए फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते थे, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते थे, केमिस्ट्री में भी मैंने आपको 4-5 टॉपिक छुड़वा दिए हैं। अब यहाँ पे बायो में देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोड़ देने हैं और कौन से ऐसे हैं जिनको पकड़ के रखना है। आप देखो साइंटिफिक नेम्स जो है इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, केवल 9 सवाल आ रखे हैं। और ऐसी न्यूट्रिशन इन एनिमल पे 36 आ रखे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट पे 31। मैं इनको अभी स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं मेन पोर्शंस को करूंगा। डेफिशिएंसी एंड डिजीज देखिए आप, डेफिशिएंसी एंड डिजीज के ऊपर 74 क्वेश्चन, इसका मतलब है ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, इसके ऊपर सवाल आएंगे ही आएंगे। अब रिप्रोडक्शन को कोई बच्चा कर रहा है दोनों में ही, एनिमल और प्लांट्स में, वो मूर्ख है भाई। कहाँ तुम अगर तुम्हारी शिफ्ट में आ भी गया तो तुम कितनी रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के साथ जा रहे हो, एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो पूरे रिप्रोडक्शन को पढ़ने में, इसको नहीं पढ़ते हैं पहले। वहीं पे अगर आप सेल पढ़ रहे हैं तो भाई मेजर
ये देखो, ये डबल स्टार वाले टॉपिक है भाई। सेल के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन तो देखो दोस्त, पहले 34 क्वेश्चन आया करते थे केवल, पिछले वाले 5 साल जो थे उनमें केवल और केवल, पिछली 5 साल की सरकार में केवल 34 क्वेश्चन, इस बार की 5 साल की सरकार में 89 क्वेश्चन दोस्त। कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, 90 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से। भाई कमाल कर दिया इन्होंने। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, सेंसरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी, ये जितना भी ह्यूमन बॉडी है इसको मत कीजिए, इससे ज्यादा सवाल आ ही नहीं रहे। देख लो चाहे आपके सामने है, यानी ह्यूमन बॉडी के इन सब टॉपिक से सवाल ज्यादा नहीं आ रहे हैं। आप खुद हैरान रहेंगे कि जैसे किडनी वगैरह के ऊपर भी वो नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन पूछे जा रहा है बार बार, है ना, न्यूरॉन वाला, नेफ्रॉन वाला, बिल्कुल तुच्छ लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको इन टॉपिक्स को टच भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको जो टच करना चाहिए इसमें, अगर करना ही है ह्यूमन बॉडी में, तो एक टॉपिक है केवल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। बाकी कोई भी टॉपिक से देख लो कि कोई ज्यादा क्वेश्चन आए भी है कि नहीं आए, नहीं आ रखे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब आपको कौन से टॉपिक को टच करना है, किंगडम को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दोनों के क्वेश्चन मिला के देख लो आप। ये कितना हो गया आपका, अगर मैं देखूं मोटे तौर पे 130 लगभग 135 के आसपास, 130-35 क्वेश्चन ये हो गए। तो ये अगेन जो है किंगडम वाला क्वेश्चन जो है, ये भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं देखता हूं तो डिस्कवरी वाला जो है एक छोटा टॉपिक है, इसको आप कर सकते हो कि कौन से वैक्सीन को किसने खोजा, कौन सी चीज़ को बायो में किसने खोजा, ये मैंने करवा भी रखा है। और ये कर लिया तो आपका मेरे को लग रहा हो जाएगा। यानी अब आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं, 1 2 3 4, और इसके अलावा कौन सा है, ये वाला जरूर करके जाना है 5, और सेल बिल्कुल करके जाना है 6। तो यानी कि 6 टॉपिक अगर आपने कर लिए दोस्त, 6 टॉपिक कर लिए, तो आपने बायो का कितना कर लिया, आप कैलकुलेट करके देख लेना। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बायो आपने खत्म कर दिया, आधे से भी ज़्यादा कह रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है कि 60-70% आपकी बायो हो जाएगी। तो वहाँ और क्या चाहिए आपको, अब कम समय है तो इस तरीके से अगर आपने अप्रोच रख ली तो हो गया, खेल खत्म हो गया भाई मेरे, वही करना होता है बस। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अब अगला टॉपिक बनता है स्टैटिक का। अब आप देखो कि स्टैटिक के अंदर कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सारे टॉपिक स्टैटिक में नहीं टच करने होते, केवल 6-7 टॉपिक हैं, वो कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाएगा तो आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी की, ये किस घराने से, वो किस घराने से, इस म्यूजिक के यंत्र को किसने चलाया, किसने इसको बजाया, है ना, तो इनके ऊपर सवाल आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी सबसे टॉप का टॉपिक है। इसके बाद जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स का। अब स्पोर्ट्स में ये देखिए कि बच्चा भ्रमित हो जाता है, उसे लगता है कि केवल खेल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में आपका देखिए कि अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, आपका डायमेंशंस हो गया, फील्ड्स और उसकी डायमेंशंस, आपका प्लेयर्स के बारे में पूछ सकता है, और गेम के रूल्स पूछ सकता है, किसी भी गेम के रूल्स पूछ सकता है। इसके बाद टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है किसी गेम की, कि बैक शॉट किस में होता है, लेअप किस में होता है, ऐसे करके स्टंप्स किस में यूज़ होते हैं। इस तरीके से मेरे को लगता है एक आध टॉपिक शायद और भी है स्पोर्ट्स में। कहने का मतलब है कि इस, अच्छा हाँ, कप्स एंड ट्रॉफीज, ये भी स्पोर्ट्स का ही है, ठीक है। अर्जुना अवार्ड वगैरह, अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड वगैरह राजीव गांधी खेल रत्न। तो कहने का मतलब स्पोर्ट्स एक वर्सेटाइल टॉपिक है, उससे 293 क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी पूरी स्टैटिक एक साइड और स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी एक साइड। कुछ भी नहीं करके जा रहे तो ये 2 टॉपिक करके चले जाओ तो खतरनाक हो जाएगा खेल। अब इन 2 टॉपिक के साथ कुछ और भी आपको करना पड़ेगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स। कई बार क्या है, बच्चे को समझ नहीं आ पाता है कि आप कितनी बुक्स याद करोगे, तो जरूरी नहीं है बुक्स एंड ऑथर्स को करना। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि सिर्फ ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुक्स एंड ऑथर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतनी बुक्स हैं, इतनी बुक्स आप किस किस को याद करोगे, है ना। करंट अफेयर वाली बुक्स तो फिर आप याद करके जा सकते हो, या फिर एंशियंट वाली बुक्स हैं उनको फिर आप याद करके जा सकते हो, लेकिन बाकी की बुक्स अब जो रेगुलर में भाई, उतनी कितनी किताबें याद करेगा बंदा, तो वो एक थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप इसकी जगह पे तो मुझे लगता है कि डांस को प्रेफरेंस दीजिए, डांस से आप जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आप इजीली कर पाएंगे, तो डांस को स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे ही आप देखिए एक फेस्टिवल जो है, आप फेस्टिवल को भी करके जाइए, फेस्टिवल के सवाल करने ईजी हैं एज कंपेयर टू इतनी सारी बुक्स एंड ऑथर्स को आप पढ़ेंगे, जहां से आप कनेक्ट कर पाए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, 82 सवाल इससे आ रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है बहुत बड़ा नहीं है, इसके अंदर मतलब टॉपिक जो है बहुत बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है, तो इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे स्टेट की जीके
के बारे में पूछ रहे हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जीके है। अब ये बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि सारी स्टेट्स की देखनी पड़ेगी फिर आपको, तो वो एक बहुत वाइड वाला टॉपिक हो गया, समझ रहे हो। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लेगा, उसकी कोई फुल फॉर्म पूछ लेगा, उसका किसी चीज़ का फंक्शन पूछ लेगा, ईजी वाले जो क्वेश्चन है वो देखिए 159 पूछ रखा है, तो ये भी एक जरूरी हो जाता है। ठीक है भाई, स्कीम्स अगर आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो स्कीम्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया, कहने का मतलब मैंने आपको केवल 5 से 6 टॉपिक ऐसे बताए हैं स्टैटिक के अंदर जो आपको करने चाहिए, बाकी सब टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सब वो टॉपिक हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं और मैंने लिखे हैं कि आगे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन के लिए इधर वाला सेक्शन देखो, ये पुराने हैं, ये नए वाले आ रखे हैं जो। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे टॉपिक्स में से जब क्वेश्चन आ रखे हैं तो आपको केवल उन टॉपिक्स को टच करना है जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ताकि पेपर में आप सीधा सीधा वहां पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ गया, एक सेकेंड, करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मुझे जो लगता है आपको, एक तो देखिए कि करंट अफेयर जो है ना 1 जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक कर लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर को करना चाहिए। ये जो है इतना तो 1.5 साल के करंट अफेयर आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। मैं भी दे दूंगा आपको, एग्जाम से 1 महीना पहले दूंगा पर, ठीक है। इसमें आप देखिए मैंने बोला था स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, तो स्पोर्ट्स के अंदर जो अवार्ड है वो इसके अंदर भी कवर हो जाएंगे और स्टैटिक वाला भी कवर हो रहा है एक तरह से। मैंने बोला था ना स्टैटिक के अंदर भी है स्पोर्ट्स के अवार्ड, तो ये एक तरह से आपका काम हो जाएगा। फिर इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी को देख लेना, डिफेंस सिस्टम पे सवाल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है उसके ऊपर आने के चांसेस रहते हैं। बुक्स एंड ऑथर का मैंने बोला अभी आपको कि स्टैटिक के अगर बुक्स एंड ऑथर सारे याद नहीं हो रहे तो केवल एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर कर लो और करंट अफेयर के कर लो, तो इतना काम कर लो, है ना, इजी है करने। पिछले 1.5 साल में कितनी बुक्स हैं और उनके ऑथर कौन है ये कर लो। अवार्ड्स बिल्कुल करने पड़ेंगे आपको, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, कोई स्पोर्ट्स के अवार्ड हो, वो सब देखने पड़ेंगे, है ना। और बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार और स्कीम से आ जाते हैं। तो ये जो है स्कीम देखिए स्टैटिक में भी पूछी जा रही है और यहाँ भी पूछी जा रही है, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको टच कर लेना चाहिए। तो वो यहाँ पे भी मैंने आपको 5 के आसपास टॉपिक बताए हैं जो आपको करने ही चाहिए। अब देखिए आगे की, अगर तो आप पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो मोर वेल एंड गुड है, सबसे अच्छा है। नहीं पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो मैंने ये बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है। एंशिएंट पढ़ा रखा है, मॉडर्न पढ़ा रखा है, मेडाइवल पढ़ा रखा है। इसके अलावा आप देखिए इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी मैंने कराई, स्टैटिक के बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं, बायोलॉजी पूरी करवा दी है। तो आप अगर चाहें तो इन वीडियोस को देख के अपना अच्छा खासा स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ में आप देखिए ज्योग्राफी भी पूरी करवाई है, ये वाइस रॉय और गवर्नर जनरल का मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये करवा दिया है। इसके अलावा देखिए एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर अपडेटेड कंटेंट, नई चीजें मैं करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में कुछ भी आपका छूटे ना। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आपका। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक ये इसका नाम है ओनली इंपॉर्टेंट जीके सीरीज। तो ओनली इंपॉर्टेंट में मैंने बहुत कुछ करा दिया है। और आप देखिए कि कंप्लीट दिल्ली सल्तनत जो कि जिसके कि 70 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रखे हैं, आप देखो वो पूरा मैंने करवा दिया है। 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरी दिल्ली सल्तनत का एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूटेगा, सब याद करवा दिया। अब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये पूरी सीरीज आप हमारे चैनल पे ओनली इंपॉर्टेंट सीरीज जो है PYQ सीरीज है, इसको आप देखिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा एक टेलीग्राम है हमारा, इसको आप फॉलो करके रखिए। हमारी लाइव सीरीज कब आनी है, कब कौन सा लेक्चर डलता है, कोई भी नया एग्जाम आता है, सबकी अपडेट्स हम इस पे देते हैं। और दूसरा जो है, अगर किसी को हमारा पेड कोर्स लेना है और स्पेशली जो है इस पूरी सीरीज की PDFs भी चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी PDFs हमारी एप्लीकेशन जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी फ्री कोर्स के अंदर जाएंगे, वहां पे SSC CGL लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे PYQ लिखा होगा। उस PYQ के अंदर हमने सारी PDFs जो है अपनी जो लाइव सीरीज है उसकी डाल दी है। ठीक है दोस्त, और ये टेलीग्राम फॉलो करके रख लो, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा पेड कोर्स जो है हमारा, इसके अंदर देखो हम पूरी की पूरी वीडियोस सभी चैप्टर्स की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइलिंगुअल मैंने अब बनाने की कोशिश की है, तो बाइलिंगुअल स्टार्ट हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। PDF सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, 7000 से ज़्यादा MCQs, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, सब कुछ जो है आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। SSC, रेलवे, CDS, इन सब एग्जाम्स के अंदर केवल और केवल यही कोर्स लेना है और इसी से आपका हो जाएगा। न्यू डेली टारगेट हम स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ डेली टारगेट्स को फॉलो कीजिए, आपका सारा सिलेबस हम खत्म करवा देंगे उसमें। अब आप देखिए कि फ्री मॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कंप्यूटर के भी मॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जीके के अंदर सभी मैंने पढ़ाए हैं और उन सब सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए ताकि आपको भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्त, तो उससे टारगेटेड मॉक से आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि कौन सी चीज़ आपकी छूट रही है कौन सी नहीं, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स की फीस 1199 है 12 मंथ के लिए और 1299 है 18 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप कूपन कोड राम यूज़ करेंगे तो आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राम कोड इस्तेमाल करने से 200 ऑफ मिल जाएगा। तो यानी कि यही कोर्स जो है आपको केवल और केवल 999 में पड़ जाएगा, तो आप ले सकते हैं। और अगर 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे देंगे तो वैलिडिटी आपकी 18 मंथ की हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। और थोड़ा सा मैं ये भी दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि कितने नंबर लाए जा सकते हैं। तो मैं मेंस का दिखाता हूँ, ये 100% प्रूफ के साथ मैंने आपको एक वीडियो डाल रखी कि 18 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे कंटेंट से आए थे। और ये एक लड़का है कुणाल कौशिक, AIR 57 आया था। इसने खुद मेरे को कॉल करके बोला कि सर आपने बहुत सारा कंटेंट अच्छा करवाया है और बहुत सारे सवाल ये करके आया। और हमारे बहुत सारी जनता ऐसी थी जिसके 50 से भी ज़्यादा नंबर हैं मेंस के अंदर आए थे। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेंस के अंदर कह रहा हूँ इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं बच्चों के, जबकि जीके के अंदर बिल्कुल ईजी नहीं रहता। तो मैंने बोला ना 70 से 80% क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो उसी से काम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखिए कि अभी लेटेस्ट में जो CPO का पेपर हुआ है, सिलेक्शन फेज का पेपर अभी जो लेटेस्ट हुए हैं ना, उनमें आप देखिए कि हमारे कंटेंट से 60-60, 70-70% क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखे हैं दोस्त। और क्या चाहिए आपको, 60-70% क्वेश्चन सीधे अगर आ गए तो बस हो गया अपना काम, इतना ही चाहिए होता है। और क्या करना है आपको, आप एकदम ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं उससे। ये इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा क्लासरूम है, इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है। इस तरीके के डेली टारगेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी बच्चा आप में से अफोर्ड कर सकता है वो इस वाले पेड कोर्स में जाकर एनरोल कर सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए, आई होप कि आज का सेशन में मैंने बहुत मेहनत लगा के बनाया है, दिल से बनाया, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए। मैं हर सेशन को शेयर करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये एक काम की वीडियो है, इससे बहुत सारे लोगों का आप समय बचा सकते हैं। ये मत सोचना कि अपने मन में कपट कभी भी मत लेके आओ कि नहीं मैं किसी का भला नहीं करूँगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अप्लाई कोई कोई कर पाता है ना। आपने सुन लिया तो जरूरी नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप पार चले जाओगे, सिलेक्शन 100%। लेकिन अप्लाई नहीं करोगे, केवल सुन के और मजा लेके चले जाओगे, तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए आप जो है इसको शेयर जरूर कीजिए। अगले वाला अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसी वीडियोस को 100% शेयर करें। ठीक है, हम आपके लिए ऐसी ही एनालिसिस और लाते रहेंगे। मैंने बहुत मेहनत लगाई है, लंबी रही वीडियो, लेकिन आपको एक चीज़ का, जैसे स्टैटिक हो, करंट हो, मेन सब्जेक्ट हो, सबका पता लग गया। आई होप कि आपको सच में अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।